हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा विषय है इलेक्शन। भारत में इलेक्शन किस तरह से होता है, इसकी जिम्मेवारी किसे है चुनाव कराने की, और ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। वयस्क जो मताधिकार का प्रयोग हम करते हैं वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो संविधान में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन है और उनके निर्देशन में, सुपरविजन में सारे चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और जो विधान परिषद है, विधानसभाएं हैं, इन सभी जगह के लिए चुनाव होता है, कराया जाता है और उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन को चुना गया है। यह संवैधानिक संस्था है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं पार्ट 15 में। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 हम पढ़ते हैं। तो एक प्रश्न है कि निर्वाचन का कौन से भाग में वर्णन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी बातों को उल्लेख किया गया है। तो आपका उत्तर होगा भाग 15, आर्टिकल 324 से 329। अब देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको बोला गया है कि आप 324 में ये बताया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था, और इनका मुख्य काम क्या है। इनका मुख्य काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना। सबसे पहला ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अभी हाल में उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया। इसके साथ साथ लोकसभा के 543 मेंबर का जो चुनाव होगा वो लोकसभा में, राज्यसभा का निर्वाचन जो है उनका, इसके अलावा विधान परिषद, जहां जहां विधान परिषद है राज्य में और जहां विधानसभा सभी जगह है, तो विधानसभा का चुनाव करवाना, और इसके साथ ही उनका वोटर लिस्ट तैयार करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडली का निर्माण तैयारी करना, ये सारे जो 324 में कहा गया है, ये है आर्टिकल 324। यहां पे बताया गया है ये कि आपको क्या क्या करना है। तो हम ये समझते हैं कि ये संविधान में लिखा हुआ है कि इतना निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये जो चुनाव होंगे उसका किसके देखरेख में होगा ये, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम इसको समझते हैं पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इसके अलावा अब चुनाव बचता है, क्या चीज का चुनाव बच रहा है अब, लोकसभा, राज्यसभा सब हो गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनका चुनाव नहीं होता है क्योंकि ये चुने जाते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है, और ये जो लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता हैं उनको चुना जाता है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है या मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिखा गया है, क्योंकि इनका चुनाव नहीं किया जाता है। भारत का चुनाव आयोग के द्वारा इनका चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इसलिए जिसका चुनाव होता है उसका यहाँ वर्णन है। अब आइए कि जो राज्य में पंचायतें हैं, जो पंचायतों का चुनाव है, जो नगर पालिका का चुनाव है, ये क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
के अंतर्गत आएगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराएगी? तो इसका उत्तर है नहीं। इनको केवल इतना ही देखना है, जब राज्य में पंचायत का चुनाव या नगर पालिका का चुनाव की जिम्मेवारी किसको मिलती है, इसके लिए हम लोग वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य चुनाव आयोग। तो आप समझ गए कि राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के द्वारा यहां पे बैठाया जाएगा और उनके द्वारा उनकी देखरेख में पंचायत का इलेक्शन और नगर पालिका का इलेक्शन यहां पे होगा। और ये कब हुआ था? तो 73 अमेंडमेंट एक्ट जो था हम लोग का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये था संविधान संशोधन 73 1992। इसके तहत ये संविधान में जोड़ा गया था, आपने पढ़ा है, पंचायती राज को, और 74 था नगर पालिका। तो यहां पे ये जिम्मेवारी राज्य चुनाव आयोग को दी जाती है। प्रश्न आपको घुमा के पूछेगा, आप बिल्कुल ही उसमें कंफ्यूज्ड मत होइएगा, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत का जो स्तर है वहां पे जो चुनाव होंगे और जो शहर के लिए चुनाव होंगे नगर पालिका का, ये हमारे स्थानीय स्वायत्त शासन के अंतर्गत आपने पढ़ा है, और ये चुनाव का जिम्मा राज्य चुनाव आयोग को मिलेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम बात कर रहे हैं अभी भारत का चुनाव आयोग 324 से 329 के बीच में। तो ये बोलता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, माने सुपरिटेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने की बात कर रहे हैं, और नियंत्रण, चुनाव पर नियंत्रण करना है, उसके लिए एक निर्वाचक आयोग होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा। ये कौन कहता है? ये कहता है 324 कहता है कि देयर शैल बी अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, जो है कंप्लीट। ये देख लीजिए आप, यही है। और इसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव की समीक्षा निर्देशन करने का जिम्मा संविधान में किस आर्टिकल के तहत और किस संस्था को दिया गया है? तो यह है 324। अब एक प्रश्न पूछता है कि चुनाव आयोग क्या संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इसको समझिए, दोनों में अंतर होता है। संविधान की धाराओं में जिसका उल्लेख है वो संवैधानिक संस्था है। तो यहां पे संविधान की धारा 324 में यह कहा गया है कि एक चुनाव आयोग होगा जो अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण रखेगा चुनाव पर, और वो चुनाव आयोग कहलाएगा भारत का। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल, ये तीन चीज है फॉर द इलेक्शंस ऑफ राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लोकसभा जो है, मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है, और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका चुनाव कराना मुख्य उद्देश्य है। हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना ही चुनाव करवाना है इतने लोगों का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो था 1989 के पहले, 1989 में कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या हुआ है? तो 1989 से पहले अगर आप इधर आइए तो 21 वर्ष वयस्क मतदाता, जो एडल्ट की जो आयु थी वोटर की, वो 21 वर्ष था, जिसको घटा करके 89 में 18 वर्ष किया गया। आपको याद होगा ये 61वां संविधान संशोधन था, ये 61 अमेंडमेंट था ये,
और ये 1989 में हुआ था। राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था और संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि वयस्क मताधिकार जो होंगे, जो भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, उनको वोटिंग देने का राइट्स होगा। इलेक्शन कमीशन पहले एक होता था, एक मेंबर होते थे इलेक्शन कमीशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। 1989 से पहले जो था, यहां पे इलेक्शन कमीशन होता था। 1950 में स्टार्ट हुआ है, 1950 मैंने 1950 से 1989 तक एक मेंबर होते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ होता था, इलेक्शन कमिश्नर। 1950 में पहला जो चुनाव हुआ, उसके बाद से यहां जो आप आ जाइए 1989 तक, तो ये जो प्रोविजन चला संविधान के लागू होने से, 1950 आम चुनाव तो 1952 में हुए थे, 1952 में, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये 324 का प्रोविजन सिंस जो हमारा मूल संविधान था वहां से है, ये इंसर्ट नहीं किया गया। 324 हमारा, इसलिए इसको संवैधानिक संस्था बोला जाता है, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है चुनाव आयोग का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1950 से 1989 तक एक मेंबर होते थे और सिंगल मेंबर बॉडी कहलाता था ये। और सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वहां चीफ वर्ड नहीं था, इलेक्शन कमिश्नर। तो फर्स्ट कौन थे? प्रथम सुकुमार सेन। तो 89 के बाद क्या हुआ? कुछ चेंजेस आया क्या? तो हाँ, यही आपको हम बताने जा रहे हैं कि 89 के बाद जब 18 वर्ष कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया। और इलेक्शन कमीशन का जब काम बढ़ गया तो क्या हुआ कि 89 से 89 से 90 एक इलेक्शन कमीशन हुए, इसी प्लस 2 मेंबर इसमें जोड़े गए। तो यहां पे कुल मेंबर की संख्या हो गई 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको जो पहला में जो थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाने लगा, ईसीई, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो 2 मेंबर थे इनको ईसी कहा गया, ईसी। ये क्या करते थे? ये इनके सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए इनको रखा गया था 90 में। लेकिन 90 से 93 में फिर पहले वाली बात हो गई। 1990 से 1993 में फिर यह संस्था एक, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर एक हुआ। फिर पहले वाली व्यवस्था आ गई 1950 से 1989 वाली। ये बीच में जो 2 जोड़े गए इनको हटा दिया गया। लेकिन फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर इसको 93 के बाद आज तक फिर यही व्यवस्था है कि एक इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है मेंबर। तो जो एक इलेक्शन कमिश्नर है वो चेयरमैन कहलाए या चीफ, उनको बोलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आज हमारे यहां टोटल हो गए 3, 1 + 2। 1993 से लेकर अभी तक टिल डेट यही लागू है। तो हमारे यहां अभी जो स्टैच्यूटरी जो प्रोविजंस हैं उसके तहत, और जो संविधान का जो धारा 324 है उसके तहत एक निर्वाचक जो भाग है, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, उसमें एक है चेयरमैन और 2 है मेंबर। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं कि आपको इसका आगे क्या है। तो अब हम देख चुके हैं कि इलेक्शन जो कमिश्नर हैं वो एक हो गए
मुख्य, चीफ और 2 इनकी सहायता करने के लिए होंगे। तो ये तीनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल रैंक के हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। इनकी जो पर्क्स हैं, जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, सब इक्विवेलेंट टू ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज का जो वेतन है, न्यायाधीश महोदय का, उन्हीं के बराबर का इनका भी वेतन है और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जो संविधान में इनका उल्लेख है, जो संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं, जो संविधान के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक पद है और यहां पे प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करेंगे। अगर ये जो 2 मेंबर हैं इनको इस्तीफा देना है तो ये इलेक्शन कमिश्नर को देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देंगे, सीईसी को। और सीईसी को अगर अपना इस्तीफा देना है, रेजिग्नेशन, तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। जब रेजिग्नेशन की बात आएगी तो ये चलेगा। ये 2 अगर अपना रेजिग्नेशन किसी को त्यागपत्र देना हो तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देंगे, मुख्य चुनाव आयोग जो है इनके आयुक्त, और ये इस्तीफा प्रेसिडेंट के द्वारा प्राप्त होगा। अब आगे बढ़िए कि इनका कार्यकाल क्या होगा। अगर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो इनका फिर कार्यकाल क्या होता है, टर्म क्या होता है? तो इनका जो टर्म है 6 वर्ष या 65 साल। ये 2 कंडीशंस हैं इन तीनों के लिए। इन तीनों पद पे जो रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो, तो उनका 6 वर्ष या 65 साल। अगर वो 6 वर्ष तक अगर 65 साल के नहीं हुए तो 6 वर्ष तक करेंगे, और अगर 65 साल के हो गए हैं तो यहां पर इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। 66वां साल में अगर ये प्रवेश करेंगे तो फिर आगे के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे। तो इनकी योग्यता यही है। अब हम इनके काम को समझेंगे कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, इनका दायरा आपको हम बताएंगे कि इनका दायरा कितना विस्तृत है और ये क्या काम इनको सौंपा गया है संविधान में। तो जैसा कि हम चुनाव की जब बात कर रहे हैं तो हम संविधान में पढ़े हैं फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इलेक्शन कराने की बात। ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शन जो है और निष्पक्ष, ये इनका दायित्व है। निर्भीक होकर के लोग आए, मतदान करें, मतदान के बारे में बताएंगे, ये प्रसार प्रचार करेंगे। इनका काम है लोगों को जागरूक करना, प्रसार प्रचार करना, और इसके लिए आचार संहिता लागू करना होता है। आचार संहिता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको बोला जाता है। देखिए, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सभी के लिए है। जो राजनीतिक दल है, उनके जो प्रत्याशी हैं, ये क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उनको एक दायरे में रहना होगा। अनलिमिटेड खर्चा नहीं करना है, नहीं तो फिर कोई भी अमीर आदमी पैसे के बल पर चुनाव जीत सकता है। तो सब चीज को बांधा गया है, एक लिमिट तय किया गया है कि आप 20 गाड़ी से ज्यादा लेकर नहीं चल सकते हैं, 40 गाड़ी से ज्यादा प्रचार में नहीं लगा सकते हैं। चुनाव आयोग उसको मान्यता देती है कि हाँ, ये 40 जो 40 गाड़ी है, यही 40 गाड़ी चलेगा, 41 गाड़ी नहीं चलेगा। तो ये दायरा चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाता है आचार संहिता का। इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी के घर पे आप उसके बिना अनुमति का नारेबाजी नहीं कर दीजिए, उसका पोस्टर नहीं लगा दीजिए। ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, कोई सरकारी दीवार पर आप नहीं लिख सकते हैं कि
कमल छाप को वोट दीजिए, हाथ छाप को वोट दीजिए, हाथी छाप को वोट दीजिए, कुल्हाड़ी छाप को वोट दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। चुनाव आयोग सख्ती से इसको लागू करता है और ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। और जब आचार संहिता का उल्लंघन का मामला जब इनके संज्ञान में आता है तो फिर ये एक्शन लेंगे। उस प्रत्याशी का कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है, उस राजनीतिक दल की मान्यता की बात उठ जाएगी समाप्त करने की। तो इनको आचार संहिता बहुत, जब चुनाव का जब घोषणा होता है तो आचार संहिता उस दिन से लागू हो जाती है। डू एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है यहां पे होता है। सरकार भी बहुत सी घोषणाएं नहीं कर सकती है जब आचार संहिता लागू होता है, क्योंकि चुनाव के तिथि की घोषणा हो गई है। अब आप कोई ऐसा लाभ का बात नहीं कर सकते हैं कि जनता को लुभाए, वादे नहीं कर सकते हैं, जनता को आप कुछ दे नहीं सकते हैं जिससे कि चुनाव प्रभावित हो। तो ये बहुत बड़ा चीज है। इसकी बात होता है कि जो वोट देंगे उनका वोटर लिस्ट तैयार करना। वोटर लिस्ट आप जानते हैं, वोटर लिस्ट क्या है? जो 18 वर्ष के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स नहीं वोटर जो है, तो वो उनको वोटिंग राइट्स होता है। वो अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, मतदाता पहचान पत्र लेके जाएंगे और वोटर लिस्ट से उनका नाम मिलाया जाता है। अगर उनका नाम नहीं है तो उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का काम है, महत्वपूर्ण काम है कि जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम उसमें जोड़ दें, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटा दें, उनका नाम क्रॉस कर दें, काट दें। जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं वो अपना नाम घटाया बढ़ाने का काम ये वोटर लिस्ट में होता है और ये टाइम टू टाइम किया जाता है। जब जब कहीं पर इलेक्शन होता है उसके पहले में ये तैयारियां कर ली जाती है। तो ये काम जो है ये निर्वाचन का जो चुनाव आयोग उनका काम है, ये करवाएंगे, वोटर लिस्ट तैयार करवाएंगे। और राजनीतिक दल को मान्यता देना, जो राजनीतिक दल है, पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, इसकी मान्यता देना, ये मान्यता कौन देते हैं? चुनाव आयोग देते हैं। और साथ ही साथ उनको उनका चुनाव चिन्ह प्रदान करना है। ये भी इनके कार्य हैं। किस पार्टी को क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसकी मान्यता नेशनल लेवल की है या नहीं है, ये डिसाइड करेंगे, ये बताएंगे कि हाँ ये है, ये है, ये है। और इसके बाद क्या है, जब इलेक्शन की तिथि की घोषणा हो जाएगी तो यहां पे चुनाव की तिथि की घोषणा चुनाव तिथि की घोषणा भी इनको करना है। अगर राष्ट्रपति महोदय का और उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे निर्वाचक मंडली है, इलेक्टोरल कॉलेज, उसको तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग का है। हम जब लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की बात करते हैं तो जहां पे जनता का डायरेक्ट चुनाव होता है लोकसभा में और विधानसभा में, तो वहां पे इस तरह का राजनीतिक दल अपनी पार्टी, चुनाव चिन्ह, चुनाव की तिथि की घोषणा, आचार संहिता, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि और क्या क्या काम है, इसको देखिए, नोट कीजिए आप। तो हम अब पढ़ रहे हैं फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग क्या क्या फंक्शन है इनके। तो अभी तक हम आपको बताए चुनाव आयोग के जो मुख्य कार्य हैं, वोटर लिस्ट तैयार करना, जो नेशनल पार्टी है, राजकीय पार्टी है, उसकी घोषणा करना, और चुनाव आयोग तिथि जो है कब लेगी, कैसे लेगी, कितने चरण के चुनाव होंगे, ये सब सारी बातें उसमें रहेंगी। तो अब आ गया फंक्शन और ड्यूटीज। देखिए और भी इसके क्या क्या है।
तो इसके साथ साथ कोई कैंडिडेट जब नामांकन अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, नामांकन पत्र, तो उसकी जांच का भी जिम्मा चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, तो इसकी जांच स्क्रूटनी की जाएगी। अगर गलत है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा नामांकन कैंडिडेट्स का। तो इसकी जांच करने का जिम्मा चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर करने का काम, कोई अगर राजनीतिक पार्टी बना है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहां पे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन इनका काम है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, कौन सा पार्टी का क्या छाप रहेगा, जो कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनको क्या देना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, निर्दलीय हैं, तो उनको कुल्हाड़ी मिलेगा कि उनको हंसुआ मिलेगा, ये सब जो कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे चुनाव आयोग। ताला है, चाबी है, मोबाइल है, कुछ भी, आजकल तो बहुत सारे चुनाव चिन्ह आ गए हैं, तो वो जिम्मा चुनाव आयोग का रहता है। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करना, उसमें कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करना, नाम को ऐड करना, नाम को घटाना बढ़ाने का काम चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट बोलिए या इसको इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल भी इसको कहा जाता है, तैयार करना। उसके बाद आचार संहिता लागू करना सबसे इंपॉर्टेंट है काम, क्योंकि अगर बिना आचार संहिता का चुनाव नहीं होता है। साथ ही साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति को सलाह देना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम बात बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कि संविधान में चुनाव आयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है एडवाइस, सलाह। किस प्रकार का एडवाइस? प्रश्न ये उठता है कि आप क्या सलाह देंगे। तो आप याद कीजिए धारा 356 राष्ट्रपति शासन, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब 6 माह के लिए जब 2 बार आगे बढ़ जाता है, 1 वर्ष जब हो जाता है कहीं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का, तो फिर समीक्षा के लिए जब जाती है वहां संसद में, तो इलेक्शन कमीशन से सलाह लिया जाता है और इलेक्शन कमीशन ये प्रमाणित करे कि अभी उस राज्य में स्थिति जो है संभावना नहीं है चुनाव कराने की। तो वैसी स्थिति में चुनाव आयोग सलाह देता है राष्ट्रपति को कि अभी पॉसिबल नहीं है यहां इलेक्शन, इसलिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन को। और इनकी सलाह पर फिर संसद में यह बात रखा जाता है कि अभी वहां पर संभावनाएं ऐसी नहीं है कि वहां पर चुनाव आयोग चुनाव करा सके। तो ये सलाह जो है यहां पे राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल, राज्य का मैटर हो तो राज्यपाल महोदय को सलाह देने का काम चुनाव आयोग का है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आता है। और अगर मान लीजिए कहीं प्राकृतिक आपदा आ गया, चुनाव की तिथियां घोषित हो गई है, वहां भूकंप आ जा रहा है अचानक से, कोई भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, तो क्या उस परिस्थिति में वहां चुनाव कराया जा सकता है? वहां पर खुद धन जन की हानि हो गई है, वहां जान बचाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में चुनाव कराना तो इम्पॉसिबल है। तो ये डिसाइड करेगा चुनाव आयोग कि अभी वहां पे चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, इलेक्शन को रद्द किया जा सकता है, कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जाता है। तो ये जो है निर्णय लेने का प्राकृतिक आपदाओं में चुनाव रद्द करने का अधिकार या निर्णय, ये हमारा इलेक्शन कमीशन लेगा, राष्ट्रपति नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, संसद नहीं लेगा, इसके लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग लेगा।
अगर कहीं पर कोई विवाद होता है चुनाव से संबंधित, कोई भी विवाद हो गया, उस विवाद में भी निर्णय का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। कोई विवाद अगर उत्पन्न हो चुनाव से संबंधित, कोई भी विवाद, तो अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग फैसला लेगी कि वहां पर चुनाव रद्द करा दिया जाए, जो भी कारण रहा हो, और दोबारा घोषित जो तिथि होगी चुनाव की तिथि, वो भी इनके द्वारा तय की जाएगी कि कौन सी तिथि में चुनाव कराएंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। और सबसे मेन है कि अभी यहाँ पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनके सहायता के लिए 2 मेंबर हैं, टोटल 3 हैं अभी। और ये मिल करके तीनों का पावर इक्वल है, तीनों का सैलरी, वेतन सब कुछ इक्वल है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम है फ्री फेयर इलेक्शन कराना। साथ ही साथ जो पार्टी है उनका दायित्व है कि सभी उनको सहयोग करें, सभी राजनीतिक पार्टियां, और अगर कोई किसी तरह का वाद विवाद होता है तो उनके संज्ञान में लाएं, ये बताएंगे कि क्या करना है, नहीं करना है, सारा निर्णय चुनाव आयोग लेगा। चुनाव आयोग राष्ट्रपति महोदय को यह बताएंगे कि अमुक राज्य में अभी सिचुएशन चुनाव कराने की है या नहीं। 1 वर्ष अगर राष्ट्रपति शासन लागू रह गया, उसके बाद का निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है और सलाह देंगे। उसके बाद है कि वोटर लिस्ट तैयार करना, आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता तैयार करना, सब इनका काम। कोई राजनीतिक पार्टी अगर आई है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना इनके द्वारा कराया जाएगा। उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना है, इनके द्वारा कराया जाएगा। और एक बात और है कि जो चुनाव की जो एरिया है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, उसको डिसाइड करना कि ये कंस्टिट्यूएंसी कहां से कहां तक है। तो ये जो क्षेत्र की बात है, चुनाव का क्षेत्र क्या होगा, ये क्षेत्र डिसाइड किया जाता है। ये भी चुनाव आयोग करते हैं। चुनाव की तिथि घोषणा हो गई तो आगे बढ़ाना, घटाना, जो भी है, इस पर डिसाइड चुनाव आयोग करेगा। तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेनली जो है जिसके लिए बना है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के लिए, और स्टेट में जो राज्य की जो हमारे विधानसभा है वहां पे इनका इलेक्शन कराने का जिम्मा है। साथ ही साथ विधान परिषद जहां है वहां पे इनका चुनाव कराने का जिम्मा है। लेकिन पंचायत और नगर पालिका के लिए राज्य चुनाव आयोग है, उनके जिम्मे में चुनाव कराए जाएंगे। ये आपका भाग 15 निर्वाचन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।